हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सर, आपका जीएस गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सर। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग ऑफिसर ग्रेड के सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए सर, सीबीओ एग्जाम के लिए, जीबीओ एग्जाम के लिए और आपके बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ध्यान समझिएगा सर। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया सर। ठीक है, हम लास्ट 6 मंथ का स्पेशल बैंकिंग अवेयरनेस भी आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 6 महीने का इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल का पार्ट, करंट का पार्ट, वो सब चीजें इसमें कवर की जाएगी सर। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च इन अक्टूबर 21 बाय रैमके एनवायरो इंजीनियर लिमिटेड यानी रील। रील द्वारा भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आपके ऑप्शन ए रामगुंडम, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर देने के लिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, आपके सामने ऑप्शन भी आ गए हैं। कई लोगों को इसके आंसर आते होंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर है हैदराबाद। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल आधारित बायोगैस संयंत्र हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अब भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का घर है, क्योंकि राम की एनवेरो ने हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट पर सुविधा का उद्घाटन कर दिया है सर। यहां पर हैदराबाद की बात है, ये ध्यान रखिएगा। हैदराबाद अब कैपिटल है किसकी सर? तेलंगाना की। तो यहां से क्वेश्चन राइज होगा कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना के प्रेजेंट में जो गवर्नर है उनका नाम सर कोई बताना चाहे क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गवर्नर का नाम है तमिल साई सौंदरराजन। साई सौंदरराजन। ठीक है, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका नाम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वे है मिस्टर के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव जी जो हैं इसके चीफ मिनिस्टर है, इसको भी रखिएगा। और याद रखिएगा, तेलंगाना स्टेट का जो गठन हुआ है आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो ये हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, तो जब कभी स्टेट्स के बारे में जिक्र आता है या किसी बैंक के बारे में जिक्र आता है, तो आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि स्टेट के रिगार्डिंग गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच बैंक हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्विजिशन बैंक इन पोज मशीन विद ओवर 2 लाख कार्ड स्वैपिंग मशीन इंस्टॉल्ड। कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वैपिंग मशीनों के साथ पोज मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक अधिग्रहण बैंक बन गया है? यानी आपको अगर पोज मशीन की बात की जाए, आप जैसे शॉपिंग के लिए आप लोग जाते हैं या पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो आप देखोगे पोज मशीनें वहां लगी होती हैं। तो कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर आ गया सर कि 2 लाख से अधिक कार्ड स्वैपिंग मशीनों को इंस्टॉल कर दिया है? ठीक है सर, अब हम क्या बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका आंसर 10 सेकंड। ठीक है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर। अब इसका सही आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर है एक्सिस बैंक। ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक जो करंट ईयर था के वर्ष के दौरान 2 लाख से अधिक कार्ड स्वैपिंग मशीनों को स्थापित करके 2021 के दौरान 2 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक अधिग्रहण करने वाला बैंक बन गया। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पॉज मशीनें सेल की गई हैं वो की गई हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक आता है और नंबर 2 पे आ गया है आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉज मशीनें सेल की जा रही है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। यहां पर एक चीज जो ध्यान रखिएगा, जैसे एक्सिस बैंक की जिक्र आया तो आपसे यह भी जरूर पूछा जाता है कि जो एक्सिस बैंक है इसकी टैगलाइन क्या है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जिस समय एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वह है बढ़ती का नाम जिंदगी।
ठीक है। एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए तो उसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। और आपको यह भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इसके सीईओ हैं प्रेजेंट में, उनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी जी इसके सीईओ हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, वो कहाँ है आपका, मुंबई में। तो सबको पता ही होगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो छोटे छोटे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेवन पीएन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द विच बैंक। तो वासुदेवन पीएन को, ठीक है, रीअपॉइंट कर दिया गया दोबारा से किसी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में। सर आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी यस बैंक, या सी पंजाब नेशनल बैंक, या डी पंजाब एंड सिंध बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए सर। ठीक है, इसका सही आंसर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान रखिएगा, वासुदेवन पथानी नरसिम्हन has been reappointed as the MD and CEO of the Equitas Small Finance Bank। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब Equitas Small Finance Bank की बात की जाए तो Equitas Finance Bank की जो टैगलाइन है वो है इट्स फन बैंकिंग। इसकी टैगलाइन क्या है, फन बैंकिंग। ठीक है, ये है इसकी टैगलाइन, याद रखिएगा, एग्जाम में पुली जाती है कई बार। इट्स फन बैंकिंग इसकी टैगलाइन है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा को ध्यान रखना है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सर, ये स्टैब्लिश हुआ था सन 2016 में सर। ठीक है, ये जो आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया है, याद रखिएगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है। याद रखिएगा सर, जो आरबीआई द्वारा पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक को लाइसेंस देता है वो सेक्शन आता है आपका कौन सा, 22.1 है सर, बैंकिंग रेगुलेशन है 1949 का सर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, चेन्नई में। याद रखिएगा, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके एमडी एंड सीईओ है उनका नाम आपको पता चल गया, वासुदेव पीएन सर। ठीक है, वासुदेव पीएन जो है वो प्रेजेंट में इसके कौन है सर, एमडी एंड सीईओ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके जो चेयरमैन है, अगर हम चेयरमैन की बात करें तो फिलहाल चेयरमैन जो इसके पार्ट टाइम चेयरमैन है अरुण रामनाथन जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुण रामनाथन। ठीक है, रामनाथन ये कौन है, पार्ट टाइम चेयरमैन है सर, पार्ट टाइम। ठीक है, तो पार्ट टाइम चेयरमैन अभी जो अपॉइंट किए गए वो है अरुण रामनाथन जी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वासुदेव पीएन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा, विच बैंक विल एक्वायर अप टू 9.5% स्टेक इन आईएफएससी लिमिटेड। कौन सा बैंक आईएफसी लिमिटेड में 9.95% तक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। आपके ऑप्शन, ए आईसीआईसी बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, या डी है एचडीएफसी बैंक। आपके सामने 10 सेकंड समय। ठीक है, सही आंसर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर। दैट इज स्टेट बैंक विल एक्वायर up to 9.95% stake in the Indian International Clearing Corporation IFSC लिमिटेड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 34.03 करोड़। ठीक है, तो एसबीआई इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अधिकतम 34.03 करोड़ रुपए के निवेश के अधीन 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। यहां पर स्टेट बैंक की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइंस है, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग क्या है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से चीजों को पता होना चाहिए कि कोई भी जब भी बैंक का जिक्र आए तो बैंक का आपको हेडक्वार्टर्स वगैरह ये सब चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को स्टैब्लिश हुआ। ध्यान रखना, 1 जुलाई को हम लोग एसबीआई स्टैब्लिश डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आप सबको पता ही है सर। ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय इसके जो चेयरमैन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खड़े। दिनेश कुमार खरा दिनेश कुमार खरा जो है वो प्रेजेंट में कौन है, इसके चेयरमैन है सर। ठीक है, चेयरमैन। तो जो चेयरपर्सन इस समय एसबीआई ग्रुप के वो है दिनेश कुमार खरे। इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद द एनपीसीआई एंड विच बैंक टू इनेबल एंड इंप्लीमेंट द ई रूपी। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने ई आरयूपीआई को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई
और किस बैंक के साथ भागीदारी की है? क्वेश्चन आपने समझ लिया। आपके ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी ICICI बैंक। 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए सर, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 10 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा और आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे बता सकते हैं सर। ठीक है, सही आंसर इसका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा इसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी की गई है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अ पार्टनर विद द NPCI एंड SBI टू इनेबल द इम्प्लीमेंट द e-rupee पेमेंट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट अंडर इट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट आता है जैसे कि NPCI के रिगार्डिंग पॉइंट आता है। SBI पे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हम NPCI को भी बात कर लेते हैं। NPCI की बात किया तो सन 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, याद रखिएगा सर, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन उनका नाम है विश्व मोहन मोहपात्रा। विश्व मोहन सॉरी महापात्रा, महापात्रा, ठीक है। विश्व मोहन महापात्रा जी जो इसके चेयरमैन हैंगे। और याद रखिएगा जो इसके MD एंड CEO हैं, जो कि काफी बड़े एग्जाम्पल हो जाते हैं, उनका नाम है दिलीप असबे। दिलीप असबे, दिलीप असबे जी MD एंड CEO है NPCI के। याद रखिएगा NPCI भारत की एकमात्र अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में जितने भी पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं, आपके लेन देन है, UPI वगैरह वर्क करते हैं सर, वो सब NPCI के माध्यम से ही ट्रांजेक्शन था। किन्हीं भी दो बैंकों के बीच में जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है, उन सबका मैनेजमेंट जो होता है ये NPCI द्वारा ही सेटल किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which bank has announced the launch of green fixed deposit? किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा योजना को शुरू करने की घोषणा की है सर? आपके ऑप्शन इंडसइंड बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक या डी एक्सिस बैंक। 10 सेकंड में आंसर मिलेगा सर। सही आंसर इंडसइंड बैंक, ठीक है। कई लोगों ने आंसर सही दिया होगा। इंडसइंड बैंक की अगर बात की जाए तो इंडसइंड बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट वेयर बाय द डिपॉजिट प्रोसीड विल बी यूज्ड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड फर्म सपोर्टिंग द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने हरित सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंडसइंड बैंक की अगर बात की जाए तो इंडसइंड बैंक की जो टैगलाइन है, ये भी ध्यान रखिएगा सर। टैगलाइन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर, फील रिचर, ठीक है, यू फील रिचर, ठीक है। वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइंस है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो ये भी याद रखिएगा कि इंडसइंड बैंक जो है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका मुंबई में है सर। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो CEO है सर, जानना CEO की बात की जाए तो इसके CEO का नाम है सुमंत कठपालिया। ठीक है, सुमंत कठपालिया, ठीक है। सुमंत कठपालिया जी जो हैं वो इसके कौन है सर? CEO हैं सर, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात के लिए। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सर, ठीक है। ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक, ये इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। इसके लिए बता दूं आपके लिए कि तो इसको जो लाइसेंस मिला है वो अप्रैल 1994 को लाइसेंस मिला था सर, ठीक है। 1994 में इस बैंक स्टेब्लिश हुआ था, मुंबई के अंदर फाउंडेड किया गया था इस बैंक के लिए। इसको भी ध्यान रखिएगा सर, इंडसइंड बैंक के लिए। तो जब कभी किसी बैंक का जिक्र आता है तो आपको ध्यान रखना उस बैंक के MD CEO, टैगलाइंस और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछ लिए जाते हैं सर, तो बेसिक क्वेश्चन से ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए सर, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन है बहुत कम चैनलों पे अवेलेबल होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइन एन MOU विद IPPB टू ऑफर बैंकिंग सर्विस ऑफ IPPB इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में IPPB, ठीक है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हो रही है कि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IPPB के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ICICI बैंक, RBL बैंक, HDFC बैंक या इंडसइंड बैंक। 10 सेकंड आंसर दीजिए। ठीक है, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कई लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। सही आंसर है HDFC बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए HDFC बैंक
has signed an MOU with Indian Post Payment Bank to offer a banking service to over 4.7 crore customers of IPPB in semi-urban and rural areas। तो एचडीएफसी बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आईबीपी के 4.7 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग के जो एचडीएफसी बैंक है इसकी टैगलाइन काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। तो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है, इससे बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। और जो एचडीएफसी बैंक है सभी लोग जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है सर, ध्यान रखिएगा। और एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं सर, ध्यान रखिएगा सीईओ का नाम बोले तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन जी, ठीक है सर, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जी जो है इसके चेयरमैन है, इसको ध्यान रखना। और इसको भी अगस्त 94 में ही स्टैब्लिश किया गया था सर, ठीक है। तो देखिए एक्सिस बैंक हुआ आपका, इंडसइंड बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ, ये वो बैंक है जिनको सबको अगस्त 94 के पीरियड में ही लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किए गए थे सर। 93 का जो भारत में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन न्यू बैंक लाइसेंस का प्रोसेस चला था उसमें इन बैंकों को लाइसेंस दिए गए थे सर, ठीक है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बैंकिंग हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, which bank has partnered with the National Payment Corporation of to offer real-time cross-border remittance to India using UPI IDs for its MTU partners? किस बैंक ने अपने MTU पार्टनर्स के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग करके भारत को वास्तविक समय सीमा पार प्रेषण की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है, ठीक है। जो पेमेंट हम बाहर भेजते हैं यूपीआई के माध्यम से उसकी बात हुई सर। आरबीएल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इंडसइंड बैंक या डी एचडीएफसी बैंक। टेंशन आंसर वहां से मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख सकते हैं सर। सही आंसर इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन टू ऑफर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस टू इंडिया यूजिंग यूपीआई आईडीज फॉर इट्स मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स। एमटीओ की फुल फॉर्म होती है मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यहाँ पर हम लोग इंडसइंड बैंक के बारे में अब जान चुके हैं पहले, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे करके इंडसइंड बैंक के बारे में जान लीजिए सर, ठीक है। इसके टैगलाइंस वगैरह, इसके एमडी एनसीयू के बारे में आप जान सकते हैं सर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा सर। और एनपीसीआई के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। India Pesa has signed a partnership agreement with which payments bank to launch fintech solution targeting, ठीक है, targeting the SME sector। इंडिया पैसा ने एसएमई क्षेत्र को लक्षित फिनटेक समाधान लॉन्च करने के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक्स, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी फिनो पेमेंट बैंक्स या डी एनएसडीएल पेमेंट बैंक सर। 10 सेकेंड आंसर के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए सर, ठीक है। देखिए इंडिया पैसा साइन अप पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद एनएसडीएल पेमेंट बैंक टू लॉन्च फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन यानी कि फिनटेक टारगेटिंग इंडिया 63 मिलियन स्मॉल एंड मिड साइज इंटरप्राइज यानी एसएमई सेक्टर्स के लिए सर, ठीक है। तो इन्होंने जो है डील किया इंडिया पैसे के साथ में सर, इसको भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें अगर एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सर, तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो गठन है सर ये 29 अक्टूबर सन 2018 को ये बैंक अस्तित्व में आया है सर, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस बैंक का जो अस्तित्व आया है वो 29 अक्टूबर 2018 को आया है और आरबीआई द्वारा इसको जो लाइसेंस दिया गया है वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत दिया गया है इसके लिए सर। और इसके जो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है, ध्यान में इसके प्रेसिडेंट की अगर बात किया तो नाम है आशुतोष सिंह सर। आशुतोष सिंह इसके प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा इसके लिए सर। एनएसडीएल पेमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आशुतोष सिंह, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपके लिए सर, ठीक है। ये क्या पूछ सकते हैं। और एनएसडीएल पेमेंट बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो भी ध्यान रखिएगा सर। इसके एमडी एंड सीईओ की अगर बात की जाए तो उनका नाम है अभिजीत कमलपुरकर, अभिजीत
कमलापुरकर, कमलापुरकर, ठीक है सर। तो अभिजीत कमलापुरकर जी जो है एनएसडीएल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, इसको आपने जान लिया सर। और याद रखिएगा कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक की जो टैगलाइन है, टैगलाइंस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। टेक्नोलॉजी, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, ट्रस्ट एंड रीच, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच जो इसकी टैगलाइंस है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो है, तो एमएसएमई क्षेत्र को लक्षित करते हुए फिनटेक समाधान के साथ में इन्होंने जो है सो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which bank has been selected under most innovation best practice at the coveted CII Digital Transformation Award 2021, या इसको आप CII DX Award 2021 भी कहते हैं। प्रतिष्ठित CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CII DX अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिस के तहत किस बैंक का चयन किया गया है सर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो याद रखिएगा डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक या एसबीआई, इनमें से कौन सा सही आंसर है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा सर। सही आंसर आपका है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक जो है हैज बीन सिलेक्टेड अंडर मोस्ट इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिस कैटेगरी कॉविटेड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्री यानी सीआईआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 को जीत लिया इसने एचडीएफसी बैंक से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा सर, किस कैटेगरी में? मोस्ट इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिस सेट में सर, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, Which payment bank has partnered with MoneyGram to enable international fund transfer? अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किस भुगतान बैंक ने मनीग्राम के साथ भागीदारी की है सर? ऑप्शन पेटीएम पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक्स, फिनो पेमेंट बैंक्स या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। आपके पास 10 सेकेंड है आंसर देने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सही आंसर इज अ पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट बैंक एज पार्टनर विद द मनीग्राम अ पीयर टू पीयर रेमिटेंस कंपनी टू इनेबल इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर डायरेक्टली टू पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू आप डायरेक्टली इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो याद रखिएगा जो इसकी टैगलाइन है सर, पेटीएम पेमेंट बैंक की टैगलाइन, ठीक है, टैगलाइन की बात की जाए तो टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है, सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा यूपी में, यूपी में इसका हेडक्वार्टर है सर, ध्यान रखिएगा। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक से इसके जो फाउंडर एंड सीईओ हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, वो है आपके विजय शेखर शर्मा सर, ध्यान रखिएगा विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा जी इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये जो बैंक है ये आपका 2015 से, ध्यान कब स्टैब्लिश हुआ था? 2015 में। पेटीएम का जो स्थापना वो 2010 में हुई थी सर, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी सर। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपकी, which of the following bank along with Vyasna network has won the most effective bank fintech partnership award at the IBSI Global Fintech Innovation Award 2021? निम्नलिखित से किस बैंक ने वायना नेटवर्क के साथ IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 में सबसे प्रभावी बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है? आपके सामने ऑप्शन ए आरबीएल बैंक, बी फेडरल बैंक, सी डीसीबी बैंक या डी इंडसइंड बैंक। 10 सेकंड आंसर के लिए सर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका है आपका फेडरल बैंक सर, ध्यान रखिएगा कोच्चि का केरला का बैंक है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक एंड व्यासना नेटवर्क वॉन द मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड एट द आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ध्यान रखिएगा सर। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कि जो फेडरल बैंक है सर ये स्टैब्लिश हुआ था 23 अप्रैल 1931 को, काफी पुराना बैंक है सर, ध्यान रखिएगा। और जो इस बैंक का हेडक्वार्टर है वो है अलुविया कोच्चि, ठीक है, अलुविया कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है सर। क्या है सर? ये हेडक्वार्टर है सर, ध्यान रखना
और जो ये बैंक है, इस बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम भी आपको बताना चाहिए, उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। श्याम श्रीनिवासन जी जो है इसके सीईओ हैं सर, 2010 से अपॉइंटेड है और लगातार कंटिन्यू वही है सर, ठीक है। तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा कि जो श्याम श्रीनिवासन जी हैं वो इसके कौन है सर, ठीक है, एमडी एंड सीईओ है सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन की ओर मूव करते हैं हम लोग इसके अंदर। Which bank in partnership with NPCI to become first Indian bank to offer cross border payment via UPI? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, पुराना ही क्वेश्चन है लेकिन नए तरह से क्वेश्चन आया है। एनपीसीआई के साथ साझेदारी में कौन सा बैंक यूपीआई के माध्यम से सीमा पार से भुगतान करने की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया सर, ठीक है। तो आपके ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक या पीएनबी। कई सारे लोग इस आंसर को समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सर। 10 सेकंड में आंसर मिलेगा बाकी सबके लिए सर, ठीक है। सही आंसर इंडसइंड बैंक, बिल्कुल सही है सर। इंडसइंड बैंक हैज जॉइंड हैंड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर ऑफरिंग रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस टू इंडिया यूजिंग यूपीआई आईडी फॉर इट्स मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स यानी एमटीयू पार्टनर्स के लिए। इस पर हम थोड़ी देर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू इकरा लिमिटेड व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 2022-2023। अकरा लिमिटेड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या होगी, अनुमानित की गई सर। आपका ऑप्शन 9%, बी 8%, सी 7% या डी 10%। 10 सेकंड आंसर नहीं सर, आंसर दीजिए। ठीक है, सही आंसर इसका है 9% सर, बिल्कुल सही आंसर। रेटिंग एंड रिसर्च फर्म है इकरा, ठीक है। अगर यहाँ पर इकरा की हम बात करें तो इकरा के द्वारा एस्टिमेट की हैज एस्टिमेटेड दैट द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रोथ 9% ऑफ द फाइनेंशियल 2022-23 के लिए amid with the uncertainty triggered by the Omicron variant of the COVID-19। तो कोविड के बावजूद जो है आपका 9% तक जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार इसके अंदर बनी रहेगी सर। यहाँ पर मैं आपको इकरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो इकरा लिमिटेड है सर, इकरा लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है ये 16 जनवरी 1991 में स्टैब्लिश की गई थी सर, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है, इकरा का। और इकरा के जो प्रेजेंट में सीईओ है सर, सीईओ उनका नाम है सर रामनाथ कृष्णन, रामनाथ कृष्णन, रामनाथ कृष्ण इसके सीईओ हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इंडिया मुंबई में सर, ठीक है, ध्यान रखिए इसके लिए। इसका काम क्या होता है, जैसे क्रिसिल है हमारे देश का, केयर रेटिंग्स है हमारे पास में सर, फिच रेटिंग्स होती हैं, ऐसी इकरा भी है सर जो कि अनुमानित जीडीपी फोरकास्टिंग करती है सर। इसके अलावा किसी भी कंपनी, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोन लौटाने की क्षमता है या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एक तरह से आगाह करती है सर, ठीक है, जिसको देख करके हम लोग अपनी पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। द एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय 53.50% टू हाउ मच फॉर 21-22। 2021-22 के लिए अग्रिम कर संग्रह 53.50% बढ़कर कितना हो गया सर? ऑप्शन ए 3.60 लाख करोड़ रुपीज, 2.60 लाख करोड़ रुपीज, 4.60 लाख करोड़ रुपीज या 1.60 लाख करोड़ रुपीज। 10 सेकंड में आंसर। सही आंसर है 4.60 लाख रुपए सर, ठीक है सर। तो ये आपका आंसर है। द एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय 53.50% टू रुपीज 4.60 लाख करोड़ सो फार दिस फाइनेंशियल ईयर, इंडिकेटिंग आर रिकवरी इन द इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी का पोर्शन बताया जा रहा है, ठीक है। तो कलेक्शन काफी अच्छा हुआ है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन, सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है सर? दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की काफी कमी है, इसको देखते हुए भारत सरकार सेमीकंडक्टर यानी कि जो चिप्स आईसीज वगैरह है उसको देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए काफी अच्छा अमाउंट जो है इंडिया ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जारी किया है सर। वो अमाउंट कितना है? ऑप्शन ए 72,000 करोड़ रुपीज, 74,000 करोड़ रुपीज, 76,000 करोड़ रुपीज या 78,000 करोड़ रुपीज। 10 सेकंड आंसर करिए सर। ठीक है, सही आंसर है 76,000 करोड़ रुपीज। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड rupees 76,000 crore scheme to boost semiconductor and display manufacturing, and the scheme will help in making India a global hub for high tech
प्रोडक्ट एंड द अट्रैक्टिव लार्ज चिप मेकर्स। ठीक है, तो इंडिया तेजी से चिप मेकिंग की ओर बढ़ रहा है सर। उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए जो है भारत की सरकार ने इशू कर दिए हैं, जिसको देख करके इंटेल कंपनी ने भी इंडिया में रुचि दिखाई है कि वो जल्द अपने यहाँ पर भी प्लांट सेटअप करने के लिए जा रहा है सर। ठीक है, इसको भी हम लोग बात करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम फॉर बूस्टिंग सेमीकंडक्टर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ उत्पादन से जुड़े पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 73,000 करोड़ रुपीज, बी 89,000 करोड़ रुपीज, 76,000 करोड़ रुपीज या 82,000 करोड़ रुपीज। आपको इसका आंसर अच्छे से पता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए सर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सही आंसर 76,000 करोड़ रुपीज, बिल्कुल सही कहा सर। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रुपीज 76,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम फॉर बूस्टिंग सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, एडीबी हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ फॉर 2021-2022 एट विच परसेंट? एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान किस प्रतिशत पर लगाया है? ऑप्शन ए 5.9%, 6.8% या 8.9% या डी 9.6%। अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2022-23 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपसे लास्ट टाइम जो प्रोजेक्शन है वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हमारा चल रहा है फरवरी और 31 मार्च को जाकर के खत्म हो गई। 2021-22 के लिए जो फोरकास्टिंग एडीबी की ये आपसे पूछ सकता है, अगर अभी हाल ही में एग्जाम होता है तो 10 सेकंड में आंसर दीजिए। सही आंसर 9.7%। ठीक है सर, तो एडीबी ने इंडियन की जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान लगाया कि 9.7% 2021-22 तक आपकी रहेगी ओवरऑल की अगर बात की जाए परसेंट। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा, एडीबी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फोरकास्टिंग फॉर 2021-22 फॉर इंडिया एट 9% एंड डेवलपिंग एशिया एट 7%। ठीक है, ये बताया गया। यहाँ पर एडीबी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसको भी आपको ध्यान रखिए सर। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इंडिया के फाउंडर कंट्री में से एक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो है टोटल 68 कंट्रीज है। ठीक है, इसके मेंबर कंट्री 68 है सर, ध्यान रखिए इस बात के लिए। और प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट है, ध्यान रखना, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसात्सुगो अस्कावा, जापानीज है। मसात्सुगो अस्कावा जी इसके प्रेसिडेंट है सर, ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी 2020 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, अभी ये बने हुए सर। और जो एडीबी का हेडक्वार्टर है सर, ध्यान रखना, मंडालोयुंग फिलीपींस में सर। ठीक है, मंडालोयुंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात को भी बिल्कुल अच्छे से आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पे डिस्कस किए हैं। जल्दी हम पूरे 6 मंथ का फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके साथ लेकर आने वाले हैं सर। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।